नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। यूक्रेन में आज बहुत हलचल है क्योंकि रूस की तरफ से आज एक बड़ा हाई प्रोफाइल ग्रुप बॉर्डर क्रॉस करके यूक्रेन में आ गया है और यह हवाई काफिला इतना बड़ा है कि इसमें कई ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और कई अटैक हेलीकॉप्टर शामिल थे। कच्चा चिट्ठा में आज इसी सीक्रेट विजिट की बात करेंगे क्योंकि इस हेलीकॉप्टर के काफिले को देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पुतिन ने यूक्रेन का बहुत ही गुपचुप तरीके से दौरा किया है, और अगर ऐसा नहीं भी है तो क्या पुतिन यूक्रेन जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुतिन ने ज़ेलेंस्की के खिलाफ एक नए मिशन के ऑर्डर पर भी साइन कर दिया है। मॉस्को से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला और रूस से हेलीकॉप्टर का एक काफिला यूक्रेन की तरफ बढ़ चला। क्या इस हेलीकॉप्टर में पुतिन का कोई बड़ा कमांडर है या फिर उनका कोई बड़ा मंत्री है? क्या इन हेलीकॉप्टर्स में सवार होकर पुतिन खुद यूक्रेन का सीक्रेट दौरा कर रहे हैं? अटैक हेलीकॉप्टर से घिरा ये Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर आखिर यूक्रेन के किस मिशन पर है? और ये सवाल कि क्या इसमें पुतिन है, इसे लेकर बहुत बड़ा सस्पेंस कई घंटों तक बना रहा। ये हेलीकॉप्टर कहां गए, कहां उतरे, रूस की फोर्सेस ने इसका पता नहीं लगने दिया क्योंकि ये दौरा बहुत ही हाई प्रोफाइल था। ऐसे हेलीकॉप्टर्स का काफिला कभी भी ज़ेलेंस्की के एयर डिफेंस मिसाइल का टारगेट बन सकता था। इसीलिए रूस की आर्टिलरी ने यूक्रेन की पोजीशन खदेड़ने के लिए पहले ही बड़े लेवल की बमबारी कर दी थी। जब खबर खुली तो सब हैरान रह गए। पुतिन के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु यूक्रेन में किसी सीक्रेट लोकेशन पर पुतिन का मैसेज लेकर आए और फिर एक मीटिंग शुरू हो गई। पुतिन का सीक्रेट मैसेज रूस के सभी टॉप कमांडर्स को दिया गया। अब पुतिन का नया ऑर्डर है कि यूक्रेन के सभी लंबी दूरी वाले हथियार को चुन चुन कर खत्म कर दिया जाए। आखिर पुतिन को ऐसा क्या झटका लगा कि ऐसे ऑर्डर की नौबत आ गई? इसे बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। ज़ेलेंस्की के लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम को लेकर पुतिन की नई स्ट्रेटजी बहुत खतरनाक है। ये नई रणनीति बताती है कि ज़ेलेंस्की जैसे ही नए हथियार दिखाएंगे, पुतिन उसको अपने टारगेट पर ले लेंगे। ज़ेलेंस्की जिन्हें गेम चेंजर बताएंगे, पुतिन उनका गेम ओवर कर देंगे। ऐसा हो भी रहा है और इसकी शुरुआत डॉनबास के आसपास की जा चुकी है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से मिली M777 तोप दिखाई कि कैसे उसके धमाकों ने रूस की सेना के पैर उखड़ने शुरू कर दिए हैं। M777 US made. The M777 US made. पुतिन ने जवाब दिया और बता दिया कि अमेरिका से मिली M777 तोप को रूस ने ढूंढ ढूंढ कर खत्म करना शुरू कर दिया है। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से मिला हाई मार्स मल्टी रॉकेट सिस्टम दिखाया कि कैसे उसकी रेंज में रूस के बड़े बड़े मिलिट्री ठिकाने आने लगे हैं। पुतिन ने फौरन जवाब दिया और बता दिया कि अमेरिका से यूक्रेन को मिले हाई मार्स सिस्टम को उसने चुन चुन कर तबाह करना शुरू कर दिया है।
इसके बाद ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से मिली बहुत ही खास हार्पून एंटी शिप मिसाइल दिखाई, जिसकी नकल नेपच्यून मिसाइल से यूक्रेन ने रूस का मिसाइल क्रूजर मॉस्को डुबाया था। पुतिन ने फिर बताया कि रूस ने यूक्रेन की एंटी शिप मिसाइलों की कब्र भी उन्हीं के लॉन्चर के अंदर बनानी शुरू कर दी है। आखिर यूक्रेन युद्ध में चल क्या रहा है? ज़ेलेंस्की नए नए हथियार दिखा रहे हैं और पुतिन उन आधुनिक वेपन सिस्टम को बहुत ही तैयारी के साथ खत्म भी करते जा रहे हैं। क्या ये रूस की नई रणनीति का हिस्सा है? क्योंकि ज़ेलेंस्की के लॉन्ग रेंज वाले हथियार रूस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने लगे थे और पुतिन ने उनको उड़ाने का ऑर्डर दे दिया। ज़ेलेंस्की को परेशान करने वाली पुतिन की नई स्ट्रेटेजी पर लगातार रिपोर्ट छप रही है। बताया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की जिन हथियारों को गेम चेंजर बता रहे थे, अचानक पुतिन ने उनको पिन पॉइंट एक्यूरेसी यानी कि बहुत ही सटीक हमलों से तबाह करना शुरू कर दिया है। इससे पहले रूस के रक्षा मंत्रालय ने उस ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया, जिसमें यूक्रेन के लंबी दूरी के हथियारों को तबाह किया गया है। इन ऑपरेशंस में रूस ने सुखोई 25 फाइटर जेट के साथ कमो 52 भी इस्तेमाल किए, जिनकी हवाई बमबारी में ज़ेलेंस्की के कई अड्डे उड़ गए। साथ में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से भी बारूद की बारिश की जा रही है। इन हथियारों से ऐसे अड्डों को टारगेट किया जा रहा है जहां पर ज़ेलेंस्की के लॉन्ग रेंज वाले वेपन सिस्टम रखे गए हैं। इनमें हाई मार्स रॉकेट की रेंज 70 किलोमीटर से ज्यादा है। इनमें M777 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में गोला दागता है। इनमें हार्पून मिसाइल की रेंज तो 250 से 300 километров तक होती है। На фоне военных провалов и массового отступления украинских войск на Донбассе ночью 7 июля киевским режимом была предпринята попытка символической доставки флага на остров Змеиный. Около 5 утра на остров высадились с моторной лодки несколько украинских военнослужащих, которые сфотографировались с флагом. Самолетом ВКС России был немедленно нанесен удар высокоточными ракетами по острову Змеиный, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена. А оставшиеся в живых сбежали в направлении населенного пункта Приморская Одесской области. रूस की सर्जिकल स्ट्राइक की तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं। रूस ने काला सागर से कई मिसाइल हमले किए, जो ज़ेलेंस्की के हथियारों के ऐसे ही अड्डों को निशाना बना रहे हैं। देखिए रूस के वॉरशिप से कैसे एक के बाद एक कैलिब्र मिसाइल लॉन्च हुई। इनकी रेंज 2500 किलोमीटर तक होती है। इन्हीं मिसाइलों ने ओडेसा में उस गोदाम को निशाना बनाया जहां पर हार्पून एंटी शिप मिसाइल रखी हुई थी और फिर सब कुछ तबाह कर दिया। ऐसी ही मिसाइल की नकल नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल से ज़ेलेंस्की ने रूस का मॉस्को जहाज डुबा दिया था। ये पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन पुतिन अब अपनी गलती सुधार रहे हैं और ज़ेलेंस्की के लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम को टारगेट कर रहे हैं। इस बात को समझने के लिए आपको ले चलते हैं रूस के रक्षा मंत्रालय की एक सीक्रेट मीटिंग में, जहां रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु रशियन सेना के तमाम अफसरों को कुछ बता रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं और आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाए इसे लेकर पुतिन की लीडरशिप से क्या डिमांड है, ये मैसेज भी क्लियर कर रहे हैं। इस मीटिंग में यूक्रेन के ऑपरेशन तेज करने को कहा गया है। डॉनबास में डोनेट्स्क के इलाके को ऑल क्लियर करने का ऑर्डर दिया गया है। ज़ेलेंस्की के रॉकेट हमलों की तोड़ निकालने को कहा गया है। यानी लंबी रेंज वाले वो सभी हथियार जिनसे रूस के एडवांस को खतरा है, उन्हें जड़ से मिटाने का हुक्म मॉस्को ने सुना दिया है। और यही वजह है कि रूस की सेना ने जुलाई में डॉनबास पर हमले अचानक तेज कर दिए हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि लुहांस्क पर उनका करीब 100% कब्जा हो चुका है और डोनेट्स्क का आधा इलाका रूस के पास है, जिस पर पुतिन अब पूरी तरह कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन उनके सामने बड़ा चैलेंज अब वो हथियार बन रहे हैं जो ज़ेलेंस्की को अमेरिका और नेटो देशों से मिल रहे हैं और जिन हथियारों के बलबूते ज़ेलेंस्की का जोश काफी हाई भी है।
Окупанти вже дуже добре відчули, що таке сучасна артилерія. І у них не буде безпечного тилу ніде на нашій землі, яку вони окупували. Вони відчули, що операції наших розвідників для захисту своєї батьківщини на порядку сильніші, ніж будь-які їхні спецоперації. Російські солдати, і ми це знаємо з перехоплень їхніх розмов, відверто бояться наших збройних сил. दरअसल जेलेंस्की को अमेरिका से मिले हथियारों पर बहुत ज्यादा यकीन है, क्योंकि इससे उन्होंने कुछ मोर्चों पर वापसी की कोशिश भी की और वो कामयाब भी हुए। क्योंकि इन लंबी दूरी के हथियारों से रूस को नुकसान भी उठाना पड़ा। इनमें M777 तोप तो बहुत ही सटीक है। इसकी फायरिंग स्पीड बाकी तोपों के मुकाबले गजब की है। ये हल्की भी है और इस्तेमाल करने में तो ये बहुत ही आसान बताई जाती है। M777 30 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक 155 मिलीमीटर का गोला दाग सकती है। फायरिंग रेट भी बेहतरीन है। 1 मिनट के अंदर ये 4 गोले दाग सकती है। वजन 4000 किलो है, इसीलिए इसे एक हेलीकॉप्टर से भी आसानी से तैनात किया जा सकता है। पूरी दुनिया में मशहूर इस तोप ने यूक्रेन की फौज का गिरा हुआ हौसला एकाएक बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। M777 अकेला बड़ा हथियार नहीं है। दुश्मन पर आगे से गोले बरसाती ये है जर्मनी की सबसे भरोसेमंद आर्टिलरी और नाम है PZH-2000। जर्मनी की ये तोप यूक्रेन में रूस की फौज कयामत बनकर टूट रही है। ये तोप 1 मिनट में 155 mm के 9 गोले दाग सकती है। इसकी फायरिंग रेंज 36 किलोमीटर है, जबकि PZH-2000 को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफी आसान है, क्योंकि ये टैंक नुमा कैरियर पर माउंट करके बनाई गई है। ये वो सिस्टम है जिनकी जरूरत यूक्रेन को इस वक्त बहुत ज्यादा है। यही देखकर नेटो और अमेरिका यूक्रेन को लगातार आधुनिक हथियार भेज रहे हैं। ये ऐसे हथियार हैं जो अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया जा चुके हैं। अभी इससे यूरोप के कई देशों की सेनाएं पहले से ही लैस हैं। So weapons have to be sped up, and all our friends and partners know that. Many are working to make it happen. The United States continue to lead these efforts, and we deeply appreciate what they're doing, and the state-of-the-art heavy weapons that they provided Ukraine with, namely HIMARS, multiple launch rocket systems. But we appreciate everything that has been supplied. But as long as this is not enough to win, we will keep asking. पहली बार ऐसा हो रहा है जब ज़ेलेंस्की की इमेज को लेकर एक बहुत बड़ा झटका उन्हें लगा है। अब तक कभी भी ज़ेलेंस्की की लीडरशिप पर किसी ने सवाल खड़ा नहीं किया था, लेकिन पहली बार दुनिया के अखबारों में छप रहा है कि ज़ेलेंस्की ने अपने बचपन के दोस्त को ही बर्खास्त कर दिया। अपने उसी दोस्त पर ज़ेलेंस्की ने गद्दारी का आरोप लगा दिया है, जिसको यूक्रेन की सुरक्षा का बेहद अहम पद सौंपा था। यानी यूक्रेन के अंदर और यूक्रेन के बाहर अब ज़ेलेंस्की पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कैसे मॉस्को में खामोश बैठे पुतिन ने ज़ेलेंस्की की जड़ें हिला दी हैं। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। ज़ेलेंस्की ने एक ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से आज पूरे यूक्रेन को बर्बाद होना पड़ रहा है। और यह गलती ज़ेलेंस्की से इसलिए हो गई क्योंकि उन्होंने अपने एक बेहद चहेते शख्स को, अपने बचपन के दोस्त को यूक्रेन की सुरक्षा की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी थी। लेकिन इस गलत फैसले का खामियाजा अब
यूक्रेन को रूसी मिसाइलों के कहर से झेलना पड़ रहा है। यूरोप और अमेरिका का मीडिया ज़ेलेंस्की को इस युद्ध का हीरो बताने पर तुला हुआ है। ज़ेलेंस्की की तारीख में रोज नए नए पुल बांधना पुतिन के दुश्मनों की फेवरेट हॉबी बन चुकी है। लेकिन ज़ेलेंस्की ने अपनी जो इमेज दुनिया के सामने रखी, उसे अब एक बहुत बड़ा और बहुत गहरा धक्का लगा है। दरअसल ज़ेलेंस्की ने अपने इंटेलिजेंस चीफ को बर्खास्त कर दिया है और यह खबर पूरी दुनिया के अखबारों में सुर्खियां बटोर रही है। ज़ेलेंस्की ने एक और बर्खास्तगी भी की है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। ज़ेलेंस्की ने अपनी सरकार के प्रोसिक्यूटर जनरल को भी बर्खास्त कर दिया है। पुतिन शायद इतने खुश कभी नहीं होंगे क्योंकि पूरे यूरोप और अमेरिका का मीडिया जो पुतिन को हारा हुआ बता रहा था, आज यू टर्न लेकर ये कह रहा है कि ज़ेलेंस्की को युद्ध के बीच अपना इंटेलिजेंस चीफ बर्खास्त करना पड़ा है। चलती जंग में ये यूक्रेन के लिए बड़ा झटका है। और ये इंटेलिजेंस चीफ भी यूक्रेन का कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। इनका नाम है इवान बकानोव, जो ज़ेलेंस्की के बचपन के दोस्त हैं। इवान बकानोव ज़ेलेंस्की के बिजनेस पार्टनर भी रहे हैं। ये यूक्रेन के अंदर की राजनीति में ज़ेलेंस्की के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। पुतिन मॉस्को के क्रेमलिन में बैठकर इस तरह की चालें चल रहे हैं जिसकी वजह से अमेरिका की राजनीति में बाइडेन कमजोर पड़ रहे हैं। ब्रिटेन की राजनीति में खलबली मची हुई है और ज़ेलेंस्की के करीबियों को भी पुतिन की स्ट्रेटजी के चलते ज़ेलेंस्की के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। यह पुतिन की वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स है जिसमें वो माहिर हैं। वैसे इवान बकानोव पर बर्खास्तगी का दबाव तभी से था जब रूस ने फरवरी के महीने में यूक्रेन पर हमला किया था, लेकिन पुतिन के इशारे पर रूसी फौजों ने यूक्रेन के अंदर इतना जबरदस्त ऑपरेशन किया कि ज़ेलेंस्की को आखिरकार अपने स्पाई चीफ यानी इंटेलिजेंस हेड को निकाल बाहर करना पड़ा। ये है उस ऑपरेशन की खतरनाक तस्वीरें जो पिछले हफ्ते रूस की तरफ से जारी की गई थी। ये रूस का KA-52 हेलीकॉप्टर है जिसने यूक्रेन की फौजों पर कहर ढा दिया था। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि स्लोवियांस्क में उसके विमानों ने एक सिनेमैटिक प्लांट पर हमला किया है जिसमें 100 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मार दिए गए हैं। जब यह फुटेज रूस ने रिलीज की थी तो यूक्रेन के 100 सैनिकों को मारने की बात सिर्फ एक दावा ही था, लेकिन अब ज़ेलेंस्की ने अपने इंटेलिजेंस चीफ को बर्खास्त करके ये साबित कर दिया है कि रूस ने एकदम सही दावा किया था और स्लोवियांस्क पर हमले में यूक्रेन को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। दरअसल इस तरह के टारगेटेड और पिन पॉइंट हमले करने में रूस की फौज इसलिए सफल हो पा रही है क्योंकि खुद यूक्रेन के अंदर मौजूद यूक्रेन के ही जासूस गोपनीय सूचनाएं रूस की फौजों को लीक कर रहे हैं। खबर ये भी मिल रही है कि रूस को यूक्रेन के अंदर से जो इनपुट मिल रहे हैं उन्हीं के आधार पर रूसी फौज कार्रवाई कर रही है। अब यूक्रेन की आर्मी ने अगर अपना जखीरा कहीं छुपा रखा है और वहीं पर रूसी फौज खुफिया सूचनाओं के आधार पर हमला कर देगी तो ये ज़ेलेंस्की के लिए एक बहुत बड़ा झटका है।
अब मुश्किल ये है कि पहले से ही इतने भयंकर युद्ध में ज़ेलेंस्की के पास हथियारों की कमी पड़ रही है। ज़ेलेंस्की पूरी दुनिया से हथियार मांग मांग कर थक चुके हैं और अब जो हथियार यूक्रेन के पास मौजूद हैं, अगर वो भी यूक्रेन के ही जासूसों की गद्दारी की वजह से खत्म हो रहे हैं तो ज़ेलेंस्की को गुस्सा तो आना ही था। Зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування і інших правоохоронних органів. У 198 кримінальних провадженнях відповідним особам повідомлено про підозру. Зокрема, понад 60 працівників органів прокуратури та Служби безпеки України залишилися на окупованій території і працюють проти нашої держави. ज़ेलेंस्की के लिए फैसला लेना आसान नहीं था क्योंकि इवान बकानोव वो शख्स हैं जो ज़ेलेंस्की के बचपन के दोस्त और बिजनेस पार्टनर होने के अलावा यूक्रेन के अंदर ज़ेलेंस्की के राजनीतिक सहयोगी भी थे। ज़ेलेंस्की तो एक कॉमेडियन थे, वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे ये किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन तब इवान ज़ेलेंस्की से कंधा मिलाकर चले थे। लेकिन साल 2019 में ही विपक्षी दलों ने ज़ेलेंस्की के द्वारा बकानोव की नियुक्ति पर सवाल उठाया था। विपक्षी दलों ने कहा था कि बकानोव के पास इतनी योग्यता नहीं है कि वो यूक्रेन की खुफिया एजेंसी को चला सकें। सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन इंटेलिजेंस में 30,000 से ज्यादा जासूस और एजेंट हैं और इनको मैनेज करने के लिए स्पेशल एबिलिटीज होनी चाहिए। यूक्रेन इंटेलिजेंस में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI15 से 7 गुना ज्यादा कर्मचारी हैं, लेकिन जासूसों की इतनी बड़ी फौज होने के बाद भी यूक्रेन इंटेलिजेंस ये नहीं बता सकी कि रूस हमले की शुरुआत कब करेगा। ज़ेलेंस्की ने कहा था कि 24 फरवरी की रात जब कीव पर पहला मिसाइल हमला हुआ तब वो सो रहे थे और उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि रूस ने हमला कर दिया है और कीव में धमाके की आवाजें सुनाई दे रही हैं। इवान बकानोव की विफलताओं को लेकर लगातार ज़ेलेंस्की नाराज चल रहे थे। एक और बड़ी बात यह है कि यूक्रेन के जो इलाके रूस के कब्जे में चले गए हैं, वहां पहले से मौजूद यूक्रेन इंटेलिजेंस के लोग अब रूस के लिए काम कर रहे थे। ये बात खुद ज़ेलेंस्की ने कही कि हमारे राज्य के 60 से ज्यादा जासूस जो अब यूक्रेन के कब्जे वाले हिस्से में चले गए थे, देश से गद्दारी कर रहे थे और ये सब इवान के रहते हुए हो रहा था। Джастіном Трюдо, звичайно, ми обговорили нашу співпрацю. Я подякував йому, подякував Канаді за підтримку. Але окремо наголосив на тому, що українці ніколи не сприйматимуть рішення Канади щодо турбіни для Північного потоку. देश की सुरक्षा के लिए इंटेलिजेंस यानी खुफिया विभाग बहुत अहम होता है और यहाँ पर ज़ेलेंस्की ने अपने दोस्त को नियुक्त कर भारी भूल की है, जबकि दूसरी तरफ पुतिन अपने रूसी खुफिया एजेंसी के प्रमुख पर बहुत भारी दबाव बनाकर रखते हैं। ये तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हुई थी जब पुतिन के सवालों को सुनकर रूस की इंटेलिजेंस सर्विस के चीफ की बोलती बंद हो गई थी। Предлагаете начать переговорный процесс? Или признавать суверенитет их? Говорите прямо. Предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет. Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости. Хорошо, пожалуйста, садитесь. Спасибо. आपने देखा पुतिन कैसे उन अधिकारियों की क्लास लगाते हैं जो सीधे रूस की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। यही पुतिन की खूबी है, जबकि ज़ेलेंस्की अपने ही अधिकारियों से परेशान हैं। इवान बकानोव के अलावा ज़ेलेंस्की ने प्रोसिक्यूटर जनरल इरियाना को भी बर्खास्त कर दिया है क्योंकि वो भी यूक्रेन में युद्ध अपराधियों के खिलाफ ज़ेलेंस्की के मन मुताबिक यूक्रेन का पक्ष नहीं रख पा रही थी। खुद इरियाना भी उस वक्त से ज़ेलेंस्की के साथ जुड़ी हुई थी जब ज़ेलेंस्की यूक्रेन के अंदर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का चुनाव लड़ रहे थे। दूसरी तरफ रूस का होल्ड ईस्ट यूक्रेन पर इतना जबरदस्त हो गया है कि वहां रूस के रक्षा मंत्री लगातार
दौरे कर रहे हैं। ये रूस के रक्षा मंत्री के ताज़ा दौरे की तस्वीर है और ये तस्वीरें मारियोपोल की हैं। रूस ने अब इस फोर्ट पर कब्जा कर लिया है और यहाँ पर रूसी फौज और अलगाववादियों ने एक प्रदर्शनी लगाई है। ये प्रदर्शनी उन हथियारों की लगाई गई है जो रूस की फौज ने यूक्रेन की फौज से छीन लिए हैं। इन हथियारों की प्रदर्शनी लगाने का सीधा मकसद रूस की फौज को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ साबित करना है। यहाँ ऐसे तमाम हथियार मौजूद हैं जिन्हें अब तक अमेरिका में मौजूद ज़ेलेंस्की का समर्थन करने वाली मीडिया बेहद शक्तिशाली और कारगर बता रही थी। लेकिन अब रूस के द्वारा रिलीज की गई ये तस्वीरें इन पुराने दावों का मजाक उड़ा रही हैं। Так, здесь у нас представлены в основном трофеи, которые были вывезены после взятия штурмом завода Ильича, завода Азовсталь. На Азовстале, конечно, там более-менее целой техники, вся в основном побитая, ее приходилось восстанавливать, чинить, красить. कुल मिलाकर जंग एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां ज़ेलेंस्की को आत्मचिंतन करना होगा, अपनी फौज को युद्ध के लिए दोबारा तैयार करना होगा, वरना पुतिन का अगला टारगेट दोबारा कीव हो सकता है। और यूक्रेन से बहुत दूर पड़ोस के पाकिस्तान में सत्ता से बेदखली के बाद अब इमरान खान फिर से ताल ठोक रहे हैं। पंजाब प्रांत में इमरान खान की जीत के बाद अब शहबाज शरीफ की नई नवेली सरकार पर रुखसत होने की तलवार लटक रही है। इमरान कह रहे हैं कि अब इलेक्शन करवा लो। रावलपिंडी में कमर जावेद बाजवा सन्नाटे में है क्योंकि जिस पार्टी को उन्होंने सत्ता से हटाया आखिर वो कैसे जीत गई। मतलब इस वक्त पाकिस्तान खौल रहा है। इस मुल्क के ऊपर एक बड़ी बैरूनी साजिश हुई। बैरूनी साजिश यहां हमारे गद्दारों ने, मीर जाफर और मीर सादिक ने इस साजिश को कामयाब किया और हमारे मुल्क के ऊपर जो 30 साल से दो खानदान इस मुल्क को लूट रहे थे उनको इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया और उन चोरों ने आते साथ ही 1100 अरब रुपए का डाका मारा। पाकिस्तान के सियासी मैदान में रणबांकुरे तो कई हैं, लेकिन सब नाम जमहूरियत वाली जीत का ढिंढोरा पीटने वाले। पीटीआई ने पंजाब में खोया इख्तिदार फिर हासिल कर लिया। ज़िमनी इंतखाबात में 20 में से 15 नशिस्तें पीटीआई ने जीत ली। नून लीग की 4 सीटें और एक आज़ाद उम्मीदवार कामयाब रहा। रावलपिंडी का नतीजा पीटीआई के शब्बीर आवान ने मुस्तरद कर दिया। पंजाब असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई की फतह। नवाज शरीफ ने पार्टी का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों से पार्टी की सीनियर क़यादत को लाहौर तलब कर लिया गया है। ऐसे तुर्रम खां जो मुल्क को गरीबी और जहालत की आग में झोंक दे, फिर वो चाहे आवाम की चुनी हुई सरकार का दावा भले कर ले, इनकी नीयत में खोट है। इन्हें मुल्क की परवाह कम, अपनी कुर्सी की चाहत ज्यादा हो। इमरान खान भी वही कर रहे हैं। पंजाब प्रांत में इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ ने जीत क्या हासिल की। पाकिस्तान के टेलीविजन चैनलों पर दिनों रात खबर प्रसारित की जा रही है कि इमरान खान के दिन बहुरने वाले हैं। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता काबिल एतमाद इलेक्शन कमीशन की ज़ेरे निगरानी आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात का इंतज़ाम है। कोई भी दूसरा रास्ता सियासी गैर यकीनी और माशी अफरा तफरी की जानिब ले जाएगा। ज़िमनी इंतखाब में वाज़ेह कामयाबी के बाद इमरान खान का पैगाम। संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बाद पाकिस्तान की सियासत 360 डिग्री तक घूम चुकी है। पावर सेंटर इस्लामाबाद से लेकर सुपर पावर सेंटर जनरल बाजवा के रावलपिंडी तक पाकिस्तान में इस वक्त घनघोर साजिशों का वक्त है।
कैसे, ये आपको आगे दिखाएंगे। इसके साथ ये भी बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान में सरकारें कठपुतलियों की भांति क्यों चलती हैं और क्यों गिरती रहती हैं। लेकिन उसके पहले कप्तान इमरान खान नियाजी बैक वाला ड्रामा देख लेते हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता काबिल एतमाद इलेक्शन कमीशन की ज़ेरे निगरानी आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात का इंतजाम है। कोई भी दूसरा रास्ता सियासी गैर यकीनी और माशी अफरा तफरी की जानिब ले जाएगा। ज़िमनी इंतखाब में वाज़ेह कामयाबी के बाद इमरान खान ने एक पैगाम में PTI कारकुनों और वोटर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वोटर्स ने सिर्फ नून लीग के उम्मीदवारों को नहीं बल्कि पूरी रियासती मशीनरी, पुलिस के जबर और मुतासिब इलेक्शन कमीशन को भी शिकस्त दी। इमरान खान ने कामयाबी पर इत्तेहादियों, मुस्लिम नीकाफ, MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का भी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान का पंजाब प्रांत देश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रांत है। पंजाब प्रांत का इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सिक्का चलता है। यहाँ इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ ने उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। ये जीत 2018 के चुनावी जीत से भी बड़ी है। इमरान खान नियाजी अप्रैल में सत्ता से बेदखली के बाद बनीगाला के बंगले में बड़े सूने में, अब फिर से लाइमलाइट में। क्या इस मुल्क की बेहतरी चाहता है? अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान के ऊपर ऐसे हुक्मरान बैठे हो जो वो हुक्म करे ये उनके ताबेदार बने, हर चीज उनके घुटनों पे बैठ के माने। पंजाब में इमरान खान की जीत के बाद अब आम चुनाव की जल्दी पर जोर देंगे। शहबाज शरीफ सरकार और पाकिस्तान आर्मी के लिए भी पंजाब में इमरान की जीत झटका है। तीसरे इमरान खान बनाम पाकिस्तान आर्मी की लड़ाई में जनरल कमर जावेद बाजवा का पलड़ा कमजोर होगा। पाकिस्तान में आर्मी कमजोर कहते हैं देश ही नहीं चल पाएगा। और चौथा, कप्तान की जीत का असर मुल्क के कर्ज में और इजाफे से होगा। पांचवी बात कि पाकिस्तान की लूटी पीटी अर्थव्यवस्था बेपर्दा हो जाएगी। अक्टूबर 2023 से पहले पाकिस्तान में अगर इलेक्शंस हुए तो फिर वो अर्थव्यवस्था के लिए भारी बोझ होगा। 2018 में जब चुनाव हुए थे तो 21 अरब रुपए खर्च किए गए थे। साल 2013 की तुलना में ये आंकड़ा पूरे 5 गुना ज्यादा था। 2023 में जो चुनाव होंगे उस पर 47.41 अरब का खर्च आएगा, यानी 2 गुने से भी ज्यादा। और साल 2018 के बाद ये इतिहास के सबसे महंगे चुनाव होंगे। मगर इमरान खान इसको समझेंगे ये मुश्किल लगता है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस समय चुनाव होते हैं तो जनता पर गैर जरूरी बोझ पड़ेगा और पहले से ही जूझ रही अर्थव्यवस्था की सांस फूल जाएगी। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की सांस तो कब से उखड़ रही है, अब तो दम तोड़ने के कगार पर खड़ी है। आप अपनी इस व्याख्या के लिए दलीलें भी दे सकते हैं कि पाकिस्तान तो आकंठ कर्ज में डूबा है। चीन का इतना खाकर बैठा है कि चीन जहां चाहे वहां पाकिस्तानी हुक्मरानों से दस्तखत करवा रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान इसके उदाहरण हैं। खैर, इमरान खान नियाजी भी पाकिस्तानी हुक्मरानों की सोच से बिल्कुल जुदा नहीं है। इमरान की 3 साल की सरकार ने पाकिस्तान में वो कारनामे किए हैं जिनकी मिसाल तारीखें देंगी। इमरान खान नियाजी यूं ही नहीं 3 साल सरकार चलाने के बाद इस्लामाबाद से उखाड़ दिए गए। उसके पीछे पाकिस्तान की आर्मी थी, उसके पीछे इमरान के करप्शन वाले किस्से थे, उसके पीछे दुनिया की बड़ी एजेंसियां थीं जिनका नाम कोई नहीं जानता। कहिए क्यों? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान के संबंधों को आज कुछ ज्यादा गहराई से समझना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF को उनकी वापसी से दिक्कत हो सकती है। असल में शहबाज शरीफ ने सत्ता में आते ही कई ऐसे फैसले लिए जिनकी वजह से उन्हें जमकर आलोचना का सामना करना पड़ा।
शहबाज शरीफ ने एनर्जी की कीमतों को तो बढ़ाया ही, साथ में टैक्स भी बढ़ा दिए। ये सब कुछ शहबाज शरीफ IMF से करीब 8,000 करोड़ के लोन लेने के लिए कर रहे थे। पाकिस्तान सरकार IMF के बीच हुए एक समझौते ने कर्ज मिलने की उम्मीदों को बढ़ा दिया था। पाकिस्तान की लड़खड़ाती इकोनॉमी के लिए IMF सबसे बड़ा सहारा है। देश में मरियम नवाज जैसे विपक्षी नेता मान चुके हैं कि इमरान खान के फैसलों को IMF जरा भी पसंद नहीं करता। ऐसे में पाकिस्तान के लिए कर्ज लेना कितना मुश्किल होगा, इसका बस अंदाजा लगाया जा सकता है। लंदन के महंगे तरीन एरिया में उसकी मालिका है मरियम नवाज, उसके नाम पे आज तक एक रसीद नहीं दे सके कि पैसा आया किधर से, एक दफा नहीं बता सके। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा इंसाफ का निजाम बड़े बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ सकता, सिर्फ छोटे चोरों को जेल में डालता है। जिस समय इमरान ने फिर से चुनावों को कराने की मांग की, उस समय देश को 900 करोड़ रुपए का कर्ज मिलने वाला था, जिससे पाकिस्तान को उभरने में मदद मिलती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मुल्क में उस वक्त सियासी नाटक चल रहा था। कहते हैं पाकिस्तान में सरकार किसी की भी हो, पंजाब हावी रहता है। पंजाब की जीत ने एक बार फिर पटखनी खाए कप्तान को मौका दे दिया है। पाकिस्तान की तारीख में ये बात नोट होनी चाहिए कि जिस इमरान खान नियाजी को पाकिस्तान की आर्मी ने इस्लामाबाद से भगा दिया, उसी की पार्टी को पंजाब की जनता ने अपने वोट के अधिकार से नवाज दिया। जनरल बाजवा सन्नाटे में हैं, बूटों की धौंस मुल्क में कम होती दिख रही है, क्योंकि जब हुर्रियत जीतेगा, झट जमाएगा, तो आवाम मजबूत होगी, और मजबूत आवाम आर्मी की दासी नहीं, आतंकियों की तरफ उनकी प्यासी नहीं होती। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की इमरान की जीत का बड़ा मतलब है। पंजाब में उपचुनाव ऐसे समय में हुए हैं जब पाकिस्तान 13 साल में सबसे ज्यादा महंगाई का सामना कर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार 2 महीने में गिर गया है। मूडीज की तरफ से पाकिस्तान को जून माह में नेगेटिव रैंकिंग दी गई थी। मई 2022 तक पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 1000 करोड़ रुपए का था। ये भंडार 10 हफ्तों के लिए ही जरूरी बताया गया था। इन पैसों से भूखे पाकिस्तानियों के लिए खाना मंगाना था, मुल्क के लिए तेल आयात करना था। सियासत अर्थव्यवस्था के कंधों पर सवार होकर चलती है। पेट से परे ना सियासत होती है, ना सत्ता होती है, ना दलील होती है। पाकिस्तान में आलम यह है कि देश में श्रीलंका की तरह आर्थिक स्थितियां बन रही हैं। दुनिया भर के वित्तीय संस्थानों के कर्ज के बोझ तले दबे हुए और ऊपर से चीन के कर्ज जाल में उलझी हुई अर्थव्यवस्था। पाकिस्तान को असल में ये समझना होगा कि उसकी आवाम का हित ना इमरान खान नियाजी का मकसद है, ना उनके सियासी दुश्मन नंबर 1 वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एंड फैमिली का। ये सियासी लोग हैं जिन्हें मुल्क की तरक्की से ज्यादा हिंदुस्तान की चर्चा पसंद है। इन्हें आवाम की रोजी रोटी और उसकी बेटी के कल्याण से कोई काम नहीं। शहबाज शरीफ साहब, अभी तो आप भाग सकते हैं, असेंबली तोड़ के इमिग्रेशन के दफ्तर में जाएं, ये असेंबलियां तोड़ें। और शहबाज शरीफ अब CDA का वजीर आजम रह गया। शहबाज शरीफ इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर। आप ये बाराकाऊ से आगे जाएगा तो खत्म है, इधर रवात से आगे जाएगा तो खत्म है। वो कुकड़ी कहाँ गया? अब वो कुड़क हो गया। कुकड़ी को इमरान खान ने कुड़क कर दिया, सियासी तौर पर लाहौर में ज़बह कर दिया गया इनको। जो इमरान खान नियाजी कल सत्ता से फारिग होते ही अपनी बदनामी, अपनी गिरफ्तारी की आशंका जता रहे थे, आज वही इमरान अब कुछ घंटों बाद फिर से मुल्क का सुल्तान बनने की सोच रहे हैं। ये दिगर बात है कि ये पब्लिक है, सब जानती है। पाकिस्तान की आवाम को इससे खुश होना चाहिए कि आर्थिक जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान बहुत बड़ा देश है और श्रीलंका जैसे हाल होना मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान खुद भी इस तथ्य से वाकिफ है कि मुल्क मुश्किलों में है। अब मंजर ऐसा हो तो आने वाले दिन क्या होंगे ये कोई नहीं जानता है।